नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करेंगे इस क्लास, इस सेशन, इस प्रैक्टिस सेट में पर्यावरण ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज के एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 30 की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपको पता है आपके एग्जाम में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका 30वां यह प्रैक्टिस सेट है। तो आई होप 30 दिनों से लगभग एक महीने दोस्तों हो रहे हैं जो प्रैक्टिस सेट हमने शुरू किया था। ये लगातार आपके 50 इस प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट वाइज कर रहे हैं, ठीक है, आपके कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। इसके बाद आपके पूरा आल टू आल 30 क्वेश्चन लेंगे, जिसमें सभी आपके क्वेश्चन सभी कैटेगरी से कंबाइंड रहेंगे, जो आपका प्योर प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो आपके लिए सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पर करने वाले हैं, तो आपको भी फीडबैक के कमेंट करके जरूर बताना है। पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। 600, 630, 639 या 653 की बात कर रहे हैं। तो मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। सभी कमेंट करेंगे, सभी फीडबैक करेंगे। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट कीजिएगा। देखिए, सभी लोगों को आंसर मालूम होगा। 640 की बात करेंगे। पेशियों की कुल संख्या कितनी है? 640, लेकिन यहाँ पर 639 ही दिया गया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सामान्य मानव में लगभग 640 कंकाल पेशियाँ हैं और लगभग प्रत्येक पेशी की जोड़ीदार पेशी भी होती है। इस प्रकार लगभग 30 पेशियों के जोड़े मानव शरीर में होते हैं। दो प्रकार से प्रश्न बनता है। कंकाल पेशियाँ 640 है और पेशियों के जोड़े अगर पूछा जाता है तो वह 320 होगा, या 640 में 2 का भाग कर दीजिए, आपके जोड़े बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। किसकी? मेरुदंड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वही आपका मेरुदंड है। तो मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? 12, 13, 31, 35। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हर एक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। तो हमारे और आपके मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? जोड़ी की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना। अगर आप 31 जोड़ी के ऑप्शन को चूज करेंगे, सी ऑप्शन को चूज करेंगे, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन बेहतरीन ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। और एक बार वीडियो से दिल से अवश्य लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, फीडबैक कीजिए। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका सपोर्ट सर्वोपरि है। जी हाँ, तीसरा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न दिया गया है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अनुमस्तिष्क पर है, कशेरुकी रज्जु में है, तंत्रिका केशिका में है, या हम प्रमस्तिष्क की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र बिंदु पूछा गया है, किसकी बात करें? प्रतिवर्ती क्रिया, यानी प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियंत्रण केंद्र बिंदु होता है वह कशेरुकी रज्जु में होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर है। कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें, साथ देते रहें, बस निभाते रहें और कमेंट करते रहें। चौथा प्रश्न दिया गया है, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र होता है घास स्थल, सागर, वन, इनमें से कोई नहीं। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र दोस्तों कौन सा होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। वह आपका संसार का सबसे बड़ा अगर परितंत्र पूछा जाए तो एक ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, वह गागर में सागर भरने वाला, अर्थात हम ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न दोस्तों दिया गया, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, क्योंकि आपको देखिए पता है हमने सागर क्यों कहा, सभी लोग को पता है कि हमारा जो अगर ये पृथ्वी है, सभी लोग जानते हैं पृथ्वी में मान लीजिए 4 भाग हैं, 1, 2, 3। 3 भाग में क्या है? जल है, और केवल एक ही भाग में यह स्थल कहलाता है। तो आई होप आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए सबसे बड़ा परितंत्र कौन कहलाएगा? सागर की बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न दिया गया है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है, अपरदन कहलाता है, ठीक है, लवण भवन कहलाता है, कैल्सी भवन या जीवाश्म भवन। तो बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है ये, ठीक है, नॉर्मल सा प्रश्न है और आपको नॉर्मल सा उत्तर भी देना है कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा जो भूमि का हटाव होता है उसे ही अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ही अपरदन कहा जाता है। छठवां प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है
कि हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट दोस्तों किसे कहते हैं? एक जलीय पौधे को, एक सामूहिक जानवर को कहते हैं, एक पौधीय रोग को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोफाइट की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो एक जलीय पौधे को ही हाइड्रोफाइट कहा जाता है साइंस की भाषा में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फीडबैक करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। जी हाँ, लाइक शेयर करें, सपोर्ट करें जायसवाल सर को, अपने परिवार अपने फैमिली को सपोर्ट करें, अपने आप को सपोर्ट करें। जी हाँ, ये मत सोचिए कि हमारा यह यूट्यूब चैनल है, आप सबका यह परिवार है। ठीक है, आप लोग हैं तो यह परिवार है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम हैं और हमारे घर में अगर 3-4 लोग और होते हैं तो 5 लोग के एक परिवार बन जाता है। और यही दोस्तों अगर जो भी 8-10 परिवार मिलके एक मोहल्ला बन जाता है। ठीक है, और यही आपके 10-12 मोहल्ले होकर एक गांव बन जाता है। और यही आपको पता है 10-12 गांव मिलके नगर पंचायत बन जाती है। ये इसी तरह आपका यह सिलसिला बढ़ता रहता है। तो इनमें से कौन सा पौधा मरुद्भिद्ध हो जाएगा? अमरवेल की बात कर रहे हैं, नीम की बात कर रहे हैं, करील की बात कर रहे हैं, सरसों की बात कर रहे हैं। देखिए मरुद्भिद्ध पौधा की बात कर रहे हैं। देखिए मरुद्भिद्ध मैं शब्द भी बताऊंगा कि मरुद्भिद्ध पहचानने का तरीका क्या है। राइट ऑप्शन आपका करील हो जाएगा। देखिए वे पौधे जो शुष्क स्थानों में उगते हैं मरुद्भिद्ध पौधे कहलाते हैं। ये पौधे जिन स्थानों पर उगते हैं वहाँ पर प्राप्त जल या तो बहुत कम होता है या इस प्रकार का होता है कि पौधे उसे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर मरुद्भिद्ध पौधे होते हैं। पानी की मात्रा जहाँ पर कम होती है, जैसे नागफनी हो गया, ठीक है, एक कोकोलोबा व शतावर भी हो गया। पौधे में तने, मांसल या पत्ती के सदस्य होकर जल का संचय करते हैं। 8वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न दोस्तों, एनसीईआरटी के पैटर्न पर हर एक क्लास हर एक सेशन है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण आपको बताना है। किसकी बात कर रहे हैं? इन्वायरमेंट के अजैव अवयव के उदाहरण की। वनस्पति होगा, जानवर होगा, वायु होगा, या ये सभी हो जाएंगे। तो पर्यावरण के अजैव अवयव का आप लोगों को उदाहरण नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण आप लोग कमेंट करके बता चुके होंगे। आई होप मैं समझ पा रहा हूँ। वह आपका होता है वायु। नोट कर लेंगे। किसे? एयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? एयर की बात कर रहे हैं। अजैव अवयव का उदाहरण हमारा वायु कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे अजैव शब्द दे दिया गया है। ठीक है, इसलिए आपका वायु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न दिया गया है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण दोस्तों कौन कहलाता है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कवक कहलाता है, हरे पौधे कहलाते हैं, प्रोटोजोआ कहलाता है, या हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो यौगिकीकरण कहलाता है हमारे कौन से कहलाते हैं? हरे पौधे कहलाते हैं। किसकी बात करें दोस्तों? हरे पौधे की। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। हर एक भाई बहन का, सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है, मोरल मोटिवेशन बरकरार है, तो दोस्तों सिलेक्शन का रास्ता भी बरकरार है। और ज़िंदगी में जीने के लिए कभी हमें निगेटिव वर्ड भी आते हैं, इनको दूर करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत भी होती है। तो हमारा मोटिवेशन चैनल भी है, लाइफ फैक्ट मोटिवेशन, या आप सर्च कर सकते हैं विजय जायसवाल मोटिवेशन वीडियो। तो आपको मोटिवेशन भी टाइम टाइम पर आपको मिलता रहेगा। हर एक तैयारी से हमें कोशिश करेंगे आपको तैयार करने के लिए, जिससे आप अपने सपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। 10वां प्रश्न दोस्तों, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, भोजन हेतु, जल हेतु, छाया हेतु, या यांत्रिक मदद हेतु। देखिए प्रश्न पर ही आपका उत्तर दे दिया गया है। कैसे पहचानेंगे? देखिए एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं। ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहना। तो निर्भर रहना मतलब क्या होता है? मदद की बात करेंगे। निर्भर रहना मतलब मदद करना। तो यांत्रिक मदद हेतु आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स, जेरोफाइट्स, एपीफाइट्स, या मेसोफाइट्स। देखिए साइंस की भाषा में आपको उत्तर देना है। साइंस की भाषा में उत्तर देना कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं वह जीरोफाइट्स कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाए। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, सहयोग करें, सपोर्ट करें। टीटी परिवार अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल को सपोर्ट करें। पर स्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था सीसी पार्क ने, ग्रीनेल्स ने, डार्विन ने, या इनमें से कोई नहीं।
कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। कमेंट बॉक्स दोस्तों बहुत लोग आप लोग कम करते हैं, कमेंट बहुत कम आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि नाइट में कमेंट आके मुझे रोता भी है, यार आपके यूट्यूब चैनल पे आपकी वीडियो में कमेंट क्यों कम आते हैं। आपकी जो भी व्यूअर हैं, जो भी भाई बहन गृहिणी वीडियो देखते हैं, आप लोग कमेंट क्यों कम करते हैं। दोस्तों कमेंट भरपूर कीजिए। माँ सरस्वती बिल्कुल कृपा है, उनकी कृपा है तो शिक्षा जहान है, ज्ञान संस्कार सब कुछ उपलब्ध होगा। तो परिस्की निके की संकल्पना को प्रतिपादित करने वाले और कोई नहीं है दोस्तों, ग्रीनेस की बात कर रहे हैं। 13वां प्रश्न दिया गया है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र की बात हमने जान लिया, लेकिन यह प्रश्न आ गया कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र वह आपका वन है, घास का मैदान है, रेगिस्तान है या समुद्र है। तो आपका जवाब क्या आएगा। तो सबसे स्थायी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह हमारा समुद्र की बात कर रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है ये जानते हैं। क्या प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त होगा। किसके लिए दोस्तों, ऐसा ऑप्शन को चूज करना है, ऐसे ऑप्शन को आपको बताना है जो कृषि कार्य के लिए पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त हो। कृषि कार्य हो लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से, हमारे और आपके दृष्टि से नहीं, पर्यावरण इन्वायरमेंट की दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। वह कार्बनिक कृषि है, किस्मों का उत्पादन है, स्थानांतरित कृषि है, यह हम बात कर रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कृषि का कार्य जो पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है वह कहलाएगी कार्बनिक कृषि। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष बताना है। किसके लिए, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए। देखिए धूल प्रदूषण रोकने के लिए दो महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं, एक होता है नीम का वृक्ष और एक होता है पीपल का वृक्ष। ये आपको ध्यान देना, दो वृक्ष ऐसे हैं जो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष माने जाते हैं। और यहाँ पर आपका ज्यादातर ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, नीम की बात कर रहे हैं। 16वां प्रश्न दिया गया है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन अवशोषित करती है। देखिए वायुमंडल में सभी लोग जानते हैं ओजोन से प्रश्न आता ही आता है। ओजोन से प्रश्न हर एक टीटी एग्जाम में पूछा गया, हर एक ईयर में पूछा गया है, हर एक एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है आर्कटिक महासागर के ऊपर, अलास्का के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या इनमें से कोई नहीं। जितने भी प्यारे भाई बहन गृहिणी हैं सभी कमेंट करें, फीडबैक करें, अपना स्कोर कमेंट करिएगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो अवशोषित करती है वह अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, बहुत आपको पता है सबसे ज़्यादा जो छेद जो आपके ओजोन परत पर कहाँ पर देखा गया तो अंटार्कटिका के ऊपर सबसे ज़्यादा। तो आपको सी ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि सभी जानते हैं ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत कहलाती है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है वहाँ पे, और ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ठीक है, और यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से लेकर 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है। आप सोचिए पृथ्वी पर कितनी सूर्य की जो ऊर्जा होती है, किरणें होती कितनी आती हैं। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती हैं वो आपका पराबैंगनी या आपका जो ओजोन परत है पराबैंगनी किरणों को रोकती है, और इसमें लगातार छिद्र हो रहा है, नीचे जो गर्मी हो रही है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं तो इनसे पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, इससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, जिससे ओजोन पर छिद्र हो रही है। तो ओजोन पर छिद्र होना मतलब सभी लोग जानते हैं जो किरणें आ रही हैं पराबैंगनी किरणें हैं वो ज़्यादातर आपके पृथ्वी पर आएंगी, तो फिर जीवन यहाँ पे जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वह इन्हीं का कारण बनती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। देखिए जो वैश्विक तापन होता है इसके फलस्वरूप क्या होगा, अगर मान लीजिए वैश्विक तापन हो जाए तो इसके फलस्वरूप समुद्र तल में वृद्धि होगी, तट रेखा में परिवर्तन होगा, फसल के स्वरूप में परिवर्तन होगा, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे। जयसवाल सर सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं, हर एक भाई बहन गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। देखिए वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या क्या हो सकता है, हमारे माइंड में ये भी चीज़ होनी चाहिए। तो पहली बात तो हमारी आती कि तट रेखा में परिवर्तन होगा। अगर वैश्विक तापन होगा तो तट रेखा में परिवर्तन होगा, ये आप सभी लोग सबसे पहला पॉइंट बनता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे हैं। पीड़ाहारी है, प्रतिजैविक है, परजैविक है, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें, भरपूर कमेंट करना है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है
वह हमारा परजैविक कहलाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि ऊर्जा के किस रूप को प्रदूषण की समस्या नहीं होती। देखिए, ऊर्जा का ऐसा रूप बताइए जिसको प्रदूषण की समस्या ही नहीं है। ठीक है, ऐसा जीवन जो साधु संत होता, जिसे मोह माया की कोई समस्या ही नहीं है। 2 रोटी खाने को मिले, नहीं मिले तो वो भी सही है। मतलब ऊर्जा के किस रूप के प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। हम कोयला की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, परमाणु की बात कर रहे हैं, सौर की बात कर रहे हैं। जो मुफ्त में ऊर्जा मिलती है वो हमारी सूर्य या सौर ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा का यही रूप सौर ऊर्जा का जो प्रदूषण की समस्या ही नहीं होता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस सेशन, इस क्लास, इस प्रैक्टिस सेट नंबर 30 का 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इनमें से कौन जो है अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। अधिकतम, ये भी ध्यान देना, अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण होगा जेट उड़ान, पॉप संगीत होते हैं, निर्वाचन सभाएं होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। चुनाव निर्वाचन मतलब जो चुनावी सभाएं होती हैं, पॉप संगीत जो बहुत शोर मचाने वाले होते हैं, या जेट उड़ान। देखिए, सभी लोग इतना तो जानते हैं, इतना तो सभी लोग ज्ञानी सब व्याख्याता लोग हैं, आप लोग मेरे से ज़्यादा हैं। तो कौन अधिकतम प्रदूषण होगा ये सभी लोग जानते हैं। जेट उड़ान की बात करेंगे। काफ़ी बार एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, और रिपीटेड होने के चांसेज भी हैं। तो ये रहे दोस्तों, ये 20 प्रश्न आपके बेहतरीन प्रश्न थे। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है इस 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या है। 12 प्लस है, 15 प्लस है, या 20 ऑफ 20 है। तो आपने 20-20 खेल लिया तो ज़रूर, या 20-20 बिस्किट खा लिया, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। T20 का खेल का रोमांचिक भी बहुत होता है। इसलिए प्रश्नों को अब रोमांचित करके बढ़िया सॉल्व कीजिए, तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। दोस्तों, मैं आपके साथ जसवाल सर जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट कंसेप्ट पर, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।